एंड हाउ लॉज आर मेड। सो क्योंकि आप बिजनेस लॉज पढ़ रहे हो तो यू मस्ट नो कि बिजनेस लॉज बने कैसे, आए कहाँ से है, आए कहाँ से है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो लॉज बनते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला सेंटर से लॉ बनता है, दूसरा स्टेट से लॉ बनता है। सो देर आर थ्री लिस्ट बेसिकली। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट के पास राइट होता है कि उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लॉज बना सके। ऐसी सेंटर लिस्ट होती है जहां पर सेंटर के पास राइट होता है कि वो सेंटर के रिलेटेड जो है लॉज बना सके। पर एक थर्ड लिस्ट भी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एम आई ऑडिबल, मुझे प्लीज कोई बता सकता है कि मैं ऑडिबल हूँ? Yes, Yes, sir. sir, Yes. audible, sir. ओके, सो आई लाइक कि आप लोगों के ना माइक्स ओपन रहे, यू बी इंटरेक्टिव विद मी। ठीक है, तो ये सेशन डेड सेशन नहीं होना चाहिए कि जस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ सुनना नहीं है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी और समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं दोबारा से। लीगल सिस्टम हमारा जो प्रिवेल कर रहा है प्रेजेंटली, उसके अंदर सेंटर लॉज बना रहा है, स्टेट लॉज बना रहा है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बनाते हैं। अब ये जो लॉ मेकिंग पावर है, लॉ बनने हैं, इस बात को बताया किसने? सेंटर लॉज बनाएगी सेंटर के लिए, स्टेट लॉज बनाएगी स्टेट के लिए। इस बात को बताने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर ग्रैंड नॉर्म, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ आवर कंट्री, यानी कि एक बेसिक लॉ है जिसके ऊपर अदर लॉज आर बेस्ड। सो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे एज अ होल, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट को फॉलो करने हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दोनों वर्क कैसे करेंगे, इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या होते हैं, नो फिड्यूशियरी रिलेशन क्या है आपस में स्टेट और सेंटर का, तो कंट्री रन कैसे करती है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। उसके अंदर वेरियस प्रोविजंस है क्योंकि सेक्शंस की फॉर्म में नहीं है बट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस हिसाब से लिखा गया है उसको आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखा गया है। देयर आर आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 395 आर्टिकल है एंड देयर आर मेनी अमेंडमेंट्स इन इट। अमेंडमेंट्स आई थिंक कि आप लोग समझते होंगे, जब भी हमको लॉ के अंदर कोई चेंज लेके आना होता है उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया जा सकता है, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। सो जितना आपके कोर्स के अंदर है हम अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एंड जैसा कि आपकी किताब कह रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैज द फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहले तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अगर आप दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करोगे, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने मोस्टली वहीं से इंस्पिरेशन ली है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। बट आप यूरोप की तरफ जाओगे, स्पेशली आप ब्रिटिश एंड इंग्लैंड वाली तरफ जाओगे तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो किया जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोविजंस इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। बाकी जितनी पूरी दुनिया के अंदर है उतना बड़ा वहां पे रिटन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब इट इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस रिजिड भी हैं एंड कुछ फ्लेक्सिबल प्रोविजंस है। जब हम फ्लेक्सिबल प्रोविजंस की बात करते हैं दैट मीन्स कि वो प्रोविजंस जो कि अमेंड किए जा सकते हैं, और जो रिजिड प्रोविजंस है वो क्या है, जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि सरकार उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को पार्लियामेंट के अंदर अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक, उसको चेंज नहीं कर सकती है, दिस इज अमेंडमेंट। सो जब हम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रोविजंस हमारे फ्लेक्सिबल है, कुछ प्रोविजंस हमारे रिजिड है। फर्दर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वर्क्स इन अ फेडरल सिस्टम। जैसे आप एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रहते हैं, वो स्टेट अपने लॉ से गवर्न होती है प्लस वो सेंटर से भी गवर्न होती है। तो अगर हम म्यूचुअल कंपटीशन की तरफ देखें कि हाँ भाई स्टेट पावरफुल है या सेंटर पावरफुल है, तो ऑफकोर्स हमको समझ में आता है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है। सेंटर पावरफुल है दैट मीन्स कि जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो सेंटर के पास ज्यादा है। सेंटर अपने हिसाब से स्टेट्स को चेंज भी कर सकती है, देयर कैन बी वेरियस प्रोविजन विच कैन चेंज द सेंटर।
विल यू प्लीज पार्डन? कुछ भी ओके। सो हमारी जो हमारा सेंटर है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन कंपैरिजन टू स्टेट, यानी कि स्टेट के पावर्स थोड़ी सी कम है और सेंटर की पावर्स थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी फीचर्स के तौर पे हम देख सकते हैं कि इट इज मोर टुवर्ड्स अलाइन टुवर्ड्स द सेंटर। फर्दर हमारी गवर्नमेंट क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि कोई भी हमको किंग और क्वीन रूल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या करते हैं हम लोग, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, वी वोट एंड इलेक्ट आवर गवर्नमेंट। सो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है। सो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, एक पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं जहां से लॉज पास किए जाते हैं। अब पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के अंदर स्टेट के भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि विधानसभा स्टेट के अंदर होती है जहां से लॉज पास किए जाते हैं। ये सारी चीजें मेंशन कहाँ कर रखी है, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बता रखे हैं। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स विच मेंशन की पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, अपना लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है और प्रेसिडेंट की क्या पावर है। इसी तरीके से स्टेट के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी विच इज विधानसभा एंड विधान परिषद, और वहां पर कौन होता है, एक तीसरा गवर्नर होता है। तो ये तीनों मिलके पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्दर हमारा एक फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी 3 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा हो गया जुडिशरी। सो लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लेजिस्लेटिव आप लोगों के लिए क्या बनाती है, लॉज बनाती है। तो कंट्री के अंदर जितने भी लॉज बनते हैं, जो पास होते हैं, वो सब लेजिस्लेचर के थ्रू पास होते हैं। अगर सेंटर के लॉज पास होते हैं तो वो सेंटर के थ्रू पास होते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और फर्दर प्रेसिडेंट से अप्रूव होते हैं। तो जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के किसी को भेजते हो सेंटर के अंदर, विच इज क्या होता है, वो लोकसभा का इलेक्शन होता है। ऐसे स्टेट का इलेक्शन होता है जहाँ पे एमएलए चुने जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एमपी और एमएलए मिलकर लॉज बनाते हैं और पूरी कंट्री के ऊपर वो लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब इन्हीं लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जितना भी आप ये आईएएस, आईपीएस या एसएससी की पोजीशंस देखते हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्रीज। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इनका काम क्या है, जो भी लॉ बना है उन लॉ को एग्जीक्यूट कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। अब थर्ड पिलर क्या है हमारा, जुडिशरी। जो भी पार्लियामेंट के अंदर लॉ बन रहा है उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा वो जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो एज अ होल सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, सिटीजन को अफेक्ट कर रहा है, और वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, या फिर उसके अंदर कुछ ट्वीक या चेंजेस होने चाहिए, या फिर उसको इस तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि पूरी सोसाइटी को हार्म हो। अगर सेंटर ऐसा कोई लॉ बना देती है तो उसको इंटरप्रेट करने का या उसको ट्वीक करने का राइट किसके पास है, वो पास है जुडिशरी के पास। जुडिशरी को इसीलिए इंडिपेंडेंट बॉडी माना गया। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ वर्क इन हैंड इन हैंड। इन दोनों का काम है, एक का लॉ बनाने का, दूसरे का लॉ को अप्लाई करवाने का। बट जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया ताकि वो एक थर्ड आई बॉडी की तरह लुक ओवर कर सके कि हमारे लॉज जो एप्लीकेबल हो रहे हैं क्या वो ठीक लॉज हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर इन लॉज की वजह से मोनार्की प्रिवेल हो जाएगी, यानी कि जो स्टेट हम चुन के दे रहे हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट। अगर हम किसी भी सरकार को चुन के दे रहे हैं, क्या वो ऐसे लॉज तो नहीं बना रहे कि धीरे धीरे वो कुछ प्रेसिडेंट रूल की तरफ ले जाए, या फिर दोबारा से वो किंग और क्वीन वाला राज आना शुरू हो जाए। तो ऐसे लॉज को हटाने का काम कौन करता है, जुडिशरी करता है। तो जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट माना गया। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, वो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी बताते हैं। यानी कि अगर कभी कंट्री के अंदर कुछ ऐसी इमरजेंसी प्रोविजंस, ऐसी कुछ इमरजेंसी लग जाती है जिसमें कि कंट्री को यूनिटरीली अगर चलाना है, सो इमरजेंसी प्रोविजंस तब लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी सुना होगा कि 77 के अंदर इमरजेंसी लगी थी, तो 77 में जब इमरजेंसी लगी थी, दैट मीन्स कि जो भी स्टेट लॉज हैं, जो भी स्टेट की पावर्स हैं उन लॉज को लगाने की, वो सारी की सारी इन द हैंड ऑफ सेंटर आ जाती है। सो दीज आर द इमरजेंसी प्रोविजंस। इन प्रोविजंस का ऐसे ही इस्तेमाल नहीं होता है, दीज आर नॉट यूज्ड
इन जस्ट अ फॉर्मल वे, मतलब ये बहुत ही रेयरली यूज किए जाते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसीज होती हैं, 3 तरीके की इमरजेंसीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड करता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मोस्टली कंट्री के अंदर स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अभी देखो कि मणिपुर के अंदर अभी प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, दैट मीन्स कि वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा चुकी है एंड प्रेसिडेंट गवर्न कर रहा है अब उस पूरी की पूरी स्टेट को। सो वहां का जो भी लेजिस्लेचर है, यानी कि जो विधानसभा है, वो अपने लॉज नहीं बना सकता और ना ही उनको एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी और उस लॉज को बनाने वाली बॉडी, वो दोनों ही क्या है, सेंटर है। ठीक है। सो देर आर अदर मेनी फीचर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए हेल्पफुल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल हमको क्या समझ में आ रहा है, एक बेसिक लॉ है जिसके ऊपर हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों खड़ी हुई है। इकोनॉमिक्स कैसे खड़ी हुई है, बिकॉज देश के अंदर जितना भी टैक्स का रेवेन्यू आता है वो सरकारों के बीच में कैसे शेयर होगा एंड हाउ दे विल स्पेंड देयर मनी, हाउ दिस बजट विल बी यूज्ड इन स्पेंडिंग द मनी, ये सब कुछ कौन बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि टैक्स आपको कलेक्ट भी करना है और टैक्स आपको यूटिलाइज भी करना है एंड टैक्स आपको शेयर भी करना है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। सो एवरीथिंग which runs our country has been mentioned in Constitution of India. ठीक है, am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? आप लोगों को समझ में आता है कि कैसे कंट्री रन करती है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, हेलो, एनीबडी? Yes, sir. सो अभी किसी ने कोई वोट डाला है रिसेंटली? No, sir. नहीं डाला तो सारे के सारे क्या है, बिलो 18 है या फिर वोटर आईडी नहीं बना हुआ? सर मेरा बना हुआ वोटर आईडी। वेरी गुड। सो हैव यू वोटेड टिल नाउ? सर लास्ट जून की पिछली बार की थी वोटिंग। जून ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ क्वेश्चन पूछने हैं पंजाबी ਚ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश ਚ भी पूछ सकते हो तो हिंदी ਚ भी पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ਤੇ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿ what you understood कि ਕਿਵੇਂ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गवर्निंग आवर कंट्री, करेक्ट? Yes, ना sir. ਹੁਣ ਅਸੀਂ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ਚ कुछ प्रोविजंस हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ना है फॉर द पर्पस ऑफ सिलेबस। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। तो इस क्लास में विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस प्रियम्बल एंड नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 है ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। फर्स्ट क्लास है तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा पेज बनने में। सेकंड क्लास में आई थिंक आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स एंड आगे फर्दर जो भी इसमें बता रखा है पूरे चैप्टर के अंदर विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन 2 और 3 क्लासेस। ऑलराइट, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। सो लुक, प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी लॉ का एम और ऑब्जेक्टिव शो करता है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, पूरा टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल से हमको क्या पता चलता है कि व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, ये लॉ करना क्या चाहता है, इस लॉ को लाया क्यों गया है और इससे हमको हासिल क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पर्टिकुलर लॉ को लाने के लिए। तो प्रियम्बल बेसिकली हमको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है एक लॉ के। किसी भी लॉ को जब आप पढ़ते हो, अगर आपको पता हो कि हर लॉ के एक बेयर एक्ट होते हैं, तो बेयर एक्ट में जब आप देखोगे जाके सेक्शन से पहले हमेशा प्रियम्बल मेंशन कर रखा होता है। तो प्रियम्बल के अंदर जो भी लाइंस लिखी हुई होती है वो ये शो करता है कि लॉ के अंदर हमको क्या पढ़ाया जाएगा, उस पर्टिकुलर लॉ में विल बी टॉट, हमको क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस लॉज के, वो हमको बताया जाता है प्रियम्बल के अंदर। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है, इट टीचेस अस कि कैसे कंट्री एज अ होल रन करेगी, प्लस इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स होंगे। ठीक है, सो प्रियम्बल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि कंट्री को कैसे रन करना है, दूसरा इंडिविजुअल्स के क्या राइट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम लेके चलते हैं कि कंट्री को कैसे रन करना है। तो कंट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा,
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा ये हमको प्रियम्बल के अंदर बता रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, यहाँ पे रुकते हैं। सो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बात करी जाती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, हम लोग। सो हम लोगों ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया सबसे पहले तो, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा, जिससे पता चला कि आगे जाके कंट्री कैसे रन हो रही है, क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिनके बेसिस पे कंट्री को रन किया जाए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमको दे रखा है कि हमारी कंट्री क्या होगी, सोवरेन होगी। दूसरा हमको दे रखा है सोशलिस्ट होगी। तीसरा हमको दे रखा है सेकुलर होगी। चौथा डेमोक्रेटिक होगी एंड पांचवा रिपब्लिक होगी। तो ये बेसिक 5 प्रिंसिपल है जिनके ऊपर कंट्री हमारी रन करेगी। अगर हम बात करें कि व्हाट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक से शुरू करते हैं। तो दे सेइंग कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल फॉर्म रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी किंग और क्वीन नहीं होगा। Everybody will have the right to vote and choose for themselves a leader। तो जब भी हम कोई भी इलेक्शन में जाते हैं, pardon me for a while, एक सेकंड के लिए I'll hold। ओके, सो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे देश में कोई भी किंग और क्वीन का शासन नहीं होगा। हमारे को गवर्न वो करेगा जिनको हम चूज करके भेजेंगे। सो आवर कंट्री इज अ रिपब्लिक कंट्री, यानी कि हमारे को जो भी गवर्न कर रहा है लीडर, उसको हम चूज करके खुद ही भेज रहे हैं। जब हम एमपी के इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको हमने ही चूज करके वहां पे भेजा है। सो ये डिसाइड किसने करा कि इस तरीके से हमारी कंट्री रन करेगी, ये डिसाइड करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और प्रियम्बल ने उसको क्लियरली मेंशन कर दिया कि हमारी कंट्री क्या होगी, रिपब्लिक कंट्री होगी। ठीक है। सेकंड, हमारी कंट्री क्या होगी, सोशलिस्ट कंट्री होगी। इस वाले प्रिंसिपल पे पहुंचते हैं। तो सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप सोशलिस्ट का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो जैसे चाइना है, चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर सारी की सारी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, यानी कि सारे डिसीजन मेकिंग फ्रॉम लैंड टू लॉज, सब कुछ किसके हाथ में है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। यानी कि जितनी कंपनी भी रन होती है वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही रन होती है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश नहीं करता वहां पे। तो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। पर इंडिया के केस में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो सोशलिस्ट वर्ड है, वो बेसिकली ये डिनोट करता है कि इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ तो सेक्टर ऐसे हैं जो सरकार के अंदर आते हैं, और कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी कि जो प्राइवेट बॉडीज रन करती हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो कि कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पे हमको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इन फ्यूचर आप जब CMAs बनोगे तो किसी ना किसी कंपनी के अंदर पहुंचोगे, तो आप कहाँ जाओगे, किसी ना किसी प्राइवेट बॉडी के अंडर जाओगे और वहां पे जॉब करोगे। ऐसे ही हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब निकले। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वो सेक्टर कौन गवर्न कर रहा होगा, गवर्नमेंट रन कर रही होगी। तो जो हमारी कंट्री है ना, वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। वो मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडी पर रन करती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, रेलवेज कोई भी प्राइवेट बॉडी रन नहीं करती, बट गवर्नमेंट रन करती है। तो उसके अंदर जितना भी एम्प्लॉयमेंट रेज होता है, जो भी रेवेन्यू आता है, वो सरकार के पास आता है। पर अगर कोई प्राइवेट बॉडी किसी भी बिजनेस को रन करती है, तो जितना भी वो रेवेन्यू कमाते हैं वो उनके पास जाता है। तो हमारी कंट्री क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब क्या है, इट इज नॉट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट कि जिसके अंडर सब कुछ हो, बट एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी गई है कि हमारी कंट्री एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। फिर हम बात करते हैं सेकुलर की। बहुत सारी कंट्रीज आपने देखी होंगी जहां पर विच आर गवर्न बाय देयर ओन रिलीजन, जहाँ पे माना जाता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू ही हमारी कंट्री को रन किया जाएगा। बट जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती। सो किसी भी
रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज ना दिए जाना इज अ सेकुलर कंट्री। नहीं, हमारी कंट्री के अंदर एवरी रिलीजन हैज राइट टू फ्लरिश। यहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं, अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज सेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, यानी कि सेकुलर प्रिंसिपल है हमारे कंट्री का। फिर हम बात करते हैं कि सोवरेन है हमारी कंट्री। ऑफ कोर्स हमारी सोवरेन है कंट्री, यानी कि आजाद है, किसी के भी अंडर नहीं है। वी आर सोवरेन इनफ, वी आर इंडिपेंडेंट इनफ टू रन आवर कंट्री बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम लोग क्या है, हम एक आजाद लोग हैं जो अपनी देश को खुद ही चलाते हैं। सो वी आर द सोवरेन कंट्री। सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, आपको अपनी सरकार चुनने की आजादी है। 18 साल से अगर आप ऊपर है तो आप वोट डाल सकते हैं, यू कैन चूज योर लीडर। बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर देयर आर अदर वैल्यूज एज वेल। सोशल वैल्यूज भी आती है, यानी कि हमारी कंट्री सोशली डेमोक्रेटिक भी है और पॉलिटिकली भी डेमोक्रेटिक है। सोशली डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं। आप देखते होंगे कि सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या देते हैं, दाल देते हैं, मतलब चावल देते हैं, अनाज देते हैं। तो ये क्या सब स्कीम्स के अंडर चलती है, विच शोज कि हमारी कंट्री क्या है, सोशली डेमोक्रेटिक भी है। यहाँ पे रिसोर्सेज को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारी कंट्री रन करती है, और ये बात हमारे किसमें बता रखी है, प्रियम्बल के अंदर मेंशन कर रखी है। फर्दर इंडिविजुअल को कैसे गवर्न करना है, ये बाकी फिर हमको 4 प्रिंसिपल्स दिए गए प्रियम्बल के अंदर, विच शोज कि जस्टिस होना चाहिए, विच शुड बी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जब हमको यहाँ से लिखते हैं कि एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, यानी कि हम लोगों की बात कर रहे हैं। हमारी जो कंट्री होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। पर हमारे जो भी सिटीजन हैं, हम उनको क्या क्या राइट्स देंगे, वो ये हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। सो जस्टिस के अंदर क्या आ रहा है, हमारी सोशल जस्टिस आ रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस आ रहा है एंड पॉलिटिकल जस्टिस आ रहा है। तो सोशल जस्टिस क्या होगा कि एज आई टोल्ड यू कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब इक्वली डिवाइड होने चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास और कास्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। एंड एवरीबॉडी शुड हैव राइट टू जस्टिस, यानी कि अगर किसी को लीगल एड चाहिए तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड उनको मना नहीं कर सकते कि नहीं जी आपको नहीं मिलेगा। तो सोशल जस्टिस भी होना चाहिए कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। ये सब किसको दिया जा रहा है, एक इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, यानी कि आपको और मेरे को दिया जा रहा है जस्टिस। फिर हमारे पास क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है एंड वर्शिप है। हमारे को लिबर्टी दी गई है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं और कहीं भी वर्शिप कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लिबर्टी को देने का मकसद क्या है, ताकि कंट्री के अंदर जो भी इंडिविजुअल हैं, दे शुड हैव दिस फ्रीडम टू लिव फ्रीली इन आवर कंट्री। बिकॉज अगर ये सारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो अल्टीमेटली जैसे हमारा देश पहले गुलाम था, वो आगे भी गुलाम ही रहेगा। तब कोई और हमारे ऊपर राज कर रहा था, आज हमारे ही लोग हमारे ऊपर राज करते, अगर ये हमको प्रिंसिपल्स नहीं दिए गए होते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की। कंट्री के अंदर देयर शुड बी इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर कोई मान लो सरकारी नौकरी निकली है, तो सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मना कर दिया कि जी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कोई लॉ बनता है, तो उसको कौन ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा जुडिशरी। ठीक है, यानी कि एक आर्बिट्रेरी लॉ को, जो कि एक तरफा लॉ होते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ होते हैं, उनको ठीक कौन करता है, उनको जुडिशरी ठीक करती है। इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। सो हमारे देश के अंदर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी हमको मिलनी चाहिए, ये बताया गया हमारे प्रियम्बल के अंदर। ठीक, फर्दर इंडिविजुअल के पर्पसेस से क्या एक प्रिंसिपल दिया गया, फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल दिया गया, विच इंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। तो कंट्री के अंदर भाईचारा बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जितनी एज अ होल एक सोसाइटी की डिग्निटी का मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंडिविजुअल की डिग्निटी का भी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर
आपको पर से कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी लॉ से, अगर आपको कोई भी लॉ ऐसा है जो इंडिविजुअल लेवल पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो भी आप कोर्ट जा सकते हो उस लॉ के अगेंस्ट। तो हमारे को एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं ताकि हम अपनी लाइफ को क्या कर सके, डिग्निफाइड तरीके से लिव कर सके। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर इंडिविजुअल: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो ऊपर प्रिंसिपल्स दिए गए थे, ये है फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग अ कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री क्या होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और रिपब्लिक होनी चाहिए। इसमें से 2-3 चीजें बाद में अमेंड करके डाली गई हैं, जैसे कि सोशलिस्ट और सेकुलर। इनिशियली प्रियम्बल के अंदर ये दोनों वर्ड्स नहीं थे, बट लेटर कुछ अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये ऐड करे गए ड्यूरिंग द ईयर 1977। 42nd अमेंडमेंट हुए थे, 42nd अमेंडमेंट से ये दोनों वर्ड्स को ऐड किया गया। ठीक, फर्दर हमको क्या बताया गया इसमें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt and enact to and give ourselves this constitution। यानी कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया था, वो दिन कौन सा है, वो है 26th day of November 1949। पर इस दिन बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो एनफोर्स नहीं हुए थे। तो जब आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26th day of November 1949 को। पर जब हम रिपब्लिक डे बनाते हैं तो कौन से दिन को बनाते हैं हम, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। हाँ, तो 26 जनवरी को इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से एनफोर्स हो गया था, लागू कर दिया गया था पूरी कंट्री के ऊपर। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रियम्बल हमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है, करेक्ट। फर्दर आपको बताया कि पर्पस क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पर्पस बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का पर्पस क्या होता है, फिर भी हम विल रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बता रखा है इसके अंदर। The preamble to the Constitution is key to open the minds of the maker and show the general purpose for which they made several provisions in the Constitution। अब preamble से ही हमको ये पता चलता है कि जिसने भी Constitution बनाया है, उसने क्या सोच समझकर बनाया है, इसके अंदर जो भी प्रोविजंस डाले हैं। यानी कि अगर हमको ये बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नमेंट रन करेगी यूनियन की अलग और स्टेट की अलग, तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक डेमोक्रेटिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पर्टिकुलर फीचर की वजह से ही वहां पर ये मेंशन करा गया है कि हमारी कंट्री के अंदर स्टेट में और सेंटर में अलग अलग सरकारें होंगी, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्लस हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री भी है, यानी कि यहाँ पे इलेक्शंस करे जाएंगे किसी भी सरकार को चुनने के लिए। ठीक है, सो इससे हमको पता चलता है प्रियम्बल से कि जिसने भी कोई लॉ लिखा है वो क्या सोचना चाहता है, वो क्या समझ रहा है, उस लॉ के थ्रू हमको क्या प्रोवाइड करेगा, तो हमको वहां पे प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं कुछ। सो प्रियम्बल सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला, इट डिस्क्लोजेस द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कहाँ से गया और किन विचारों से बनाया गया, वो हमको पता चलता है प्रियम्बल से। सेकेंडली, इट लेज डाउन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कमेंसमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, 26th day of November 1949 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो ये हमको पता चलता है प्रियम्बल से। तीसरा, इट सेट out the rights and freedom which the people of India wish to secure for themselves. It declares the nature of government। तो यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा है, it set out the rights and freedom of which the people of India wish to secure। तो हमारे को ये जितने भी ये दे रखे हैं प्रिंसिपल्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड फर्टर्निटी, ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पीपल ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। तो अपना प्रियम्बल के अंदर हमको बताया कि इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही हमको जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमको यहीं से मिली हैं। फर्दर, नेचर ऑफ गवर्नमेंट बताता है विच इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक प्रियम्बल से हमको क्या पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, कैसे हमारा देश है, कैसे हमारी कंट्री रन करेगी, कैसे इंडिविजुअल्स को राइट्स एंड ड्यूटीज दी जाएंगी। ठीक है, मे बी इसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। ये जो एग्जाम है ये आपका
थ्योरेटिकल एग्जाम होता है या फिर एमसीक्यू वाइज होता है? थ्योरेटिकल 15 एमसीक्यू होते हैं, 2 नंबर के। ओके, ठीक है। सो ये जो केस है फर्दर इसके अंदर, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती एंड स्टेट ऑफ केरला, एक इंपॉर्टेंट केस है फॉर द पर्पस ऑफ प्रियम्बल। सो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये, मतलब कि बहुत ही बड़ा केस है। अगर आप गूगल करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस केस ने हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स को काफी डिफाइन करा। इसके अंदर क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले, इससे पहले एक और केस हुआ था जिसके अंदर बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अगर हम इसके कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक करते हैं, यानी कि हम कहते हैं हम इसको हटा दें, सोवरेन को हटा दें, सोशलिस्ट को हटा दें या सेकुलर को हटा दें, तो वो हम हटा सकते हैं बिकॉज प्रियम्बल हमारा पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस केस के अंदर क्या बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। तो जब भी कोई लॉ बनेगा कंट्री के अंदर, उनको इन ही प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इंटरप्रेट किया जाएगा। सो प्रियम्बल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले केसेस में ऐसा कुछ हुआ था कि जिसमें कोर्ट ने माना था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो सरकार इसको चेंज करना चाहती थी। अगर चेंज करती तो हमारे नेचर ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आ जाता। हो सकता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऐसी होती जो सिंगल गवर्नमेंट होती, या फिर एक ही पार्टी सिस्टम होता। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए केशवानंद भारती के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई, जिसके अंदर बोला गया कि प्रियम्बल इज इन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। और ऐसा नहीं है कि इसको हम अमेंड नहीं कर सकते, हम अमेंड कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये जितने भी हमको प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है, इनको सरकारें चेंज नहीं कर सकती बड़ी आसानी से, और ना ही करने देना चाहिए, इसीलिए ये सारे के सारे केसेस आए हैं। ठीक है। सो दिस इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर? यू कैन आस्क मी अभी, क्योंकि वी आर मूविंग ऑन विद नेक्स्ट टॉपिक। Any question, yes or no? You have to answer. No question, sir. No questions? ठीक है, we'll move forward. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही प्रियम्बल के अलावा हमको क्या बता रखा है, हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। अब इन राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारे को बहुत सारे राइट्स और भी लॉज के अंदर मेंशन किए हो गए, दिए हुए हैं, जो भी सेंटर हमको पास करता है, तो उसके अंदर हम सबको कुछ ना कुछ लॉ हमको राइट देता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको राइट है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट है आपके पास, आपके पास राइट है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। ये सब क्या है, ये सारे के सारे राइट्स हैं। आप आपको कहीं स्कूल में जाना है तो आपका एक राइट है वहां स्कूल में जाने का। अगर मान लो कल को आपको कोई रोक दे कि नहीं जी आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आप इस कलर से बिलोंग करते हो, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल? ऑफ कोर्स ये एक डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक बेसिक राइट्स हमको मिलते हैं फ्रॉम द अदर लॉज, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग द सुप्रीम लॉ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर हमको कोई राइट दे रखे हैं तो ये सारे राइट्स को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अब ये राइट्स हमको जो दे रखे हैं ना, ये राइट्स हमको दे रखे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर कल को मान लो कोई सरकारें आ जाती हैं और वो हमारे राइट्स को हार्म पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तो कहती हैं कि नहीं जी आपको वोट करने का राइट नहीं है, आपको इधर उधर जाने का राइट नहीं है, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगी? वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, बिकॉज हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। तो दीज राइट्स आर द फंडामेंटल टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि आपके लिए, हमारे लिए, इस देश में रहने के लिए ये वाले जो राइट्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, द बेसिक राइट टू लिव इन द कंट्री। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर राइट्स विच यू गेट फ्रॉम अदर लॉज, these are the rights which are not amendable,
which state cannot take away from you. By state I mean government. तो ये जितने भी राइट्स हमको दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये दिए हुए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के खिलाफ आपके कौन कौन से राइट्स हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम फंडामेंटल राइट्स को शुरू करते हैं। कुछ पोर्शन आज इसका कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमको टोटल 6 राइट्स दे रखे हैं। तो 6 के 6 राइट्स क्या है, एक बार हम वो देख लेते हैं कि 6 के 6 राइट्स है क्या। सो फर्स्ट राइट इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट इज right against exploitation, fourth right is right to freedom of religion, fifth right is cultural and educational right, and sixth is right to constitutional remedy. तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। so this can be a good question in your examination. तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक है हमारे पास इक्वालिटी का राइट, दूसरा हमारे पास फ्रीडम का राइट, तीसरा हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट का राइट, चौथा है हमारे पास कोई भी धर्म को फॉलो करने का राइट, पांचवा है हमारे पास एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, एंड सिक्स्थ है हमारा एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो एक एक करके हम ये सारे राइट्स को हमको पढ़ना है। विल ट्राई कि हम आर्टिकल 14 को खत्म कर लें, विच इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, so your book says the aim of fundamental rights is that certain elementary right such as right to life, liberty, freedom of speech and freedom of faith and so on should be regarded as inviolable under all circumstances, and that the shifting majority in legislature of the country should not have free hand in interfering with the fundamental rights. So fundamental rights is the Magna Carta of India. So एक क्वेश्चन बन सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि what is Magna Carta of India? So Magna Carta of India is fundamental rights. यानी कि these are the supreme rights which are given to you by the Constitution of India. So the first line says the aim of fundamental right is that certain elementary rights such as right to life, liberty, freedom of speech and freedom of faith ये आपको दिए जाने चाहिए और ये ब्रेक नहीं किए जाने चाहिए। यानी कि मान लो अगर आपको कोई बोले कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट आपको इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर काम करना ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आती है, कोई भी आपके पास एमएलए एमपी आया और बोला कि हाँ जी आपको इस फैक्ट्री के अंदर काम करना है, और आपके पास कोई राइट नहीं है ये चूज करने का कि मैं काम करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, तो क्या आप इस कंट्री के अंदर फ्रीली रह पाओगे? अब नहीं रह पाओगे। सो इसीलिए हमको ये सारे एलिमेंट्री राइट दिए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, यानी कि हमको इस कंट्री के अंदर वी हैव द राइट टू लिव। राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे फर्दर इसके नुआंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि राइट टू लाइफ के अंदर क्या आ जाता है। राइट टू लाइफ के अंदर आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि आजकल पोल्यूशन को लेके बहुत सारी क्या होती है, डिस्कशन चल रही होती है हमारे न्यूज चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे। तो राइट टू लाइफ के अंदर व्हाट कम्स इज राइट टू हैव पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या फिर राइट टू हैव अ गुड एयर। तो ये सब क्या आ जाते हैं, राइट टू लाइफ। जो भी हमको जीने के लिए, अच्छी जिंदगी को जीने के लिए हमारे पास राइट्स होने चाहिए, those rights cannot be breached by the government। यानी कल को गवर्नमेंट कहती है कि आपके घर के पास एक फैक्ट्री लगा दे जहां से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी लाइफ को खतरा होगा। तो अगर आपकी लाइफ को खतरा होगा तो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, ब्रीच होगा। एंड इस फंडामेंटल राइट का अगर आपका ब्रीच हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो कि यहाँ पे ये फैक्ट्री नहीं लगानी देनी चाहिए। ठीक है, सो राइट टू लाइफ के अंदर भी बहुत सारे राइट्स आएंगे अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। लिबर्टी, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो आप अपने शहर से दूसरे शहर के अंदर जाते हो, टू ट्रैवल अराउंड। आप कहीं पे भी, आपको किसी पब्लिक प्लेस के पास, पब्लिक प्लेस में जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, किसी पब में जाना है, क्लब में जाना है, आपको पार्क में जाना है, तो आपके पास क्या है, लिबर्टी है। तो ये लिबर्टी, बेसिक लिबर्टी आपसे कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ फेथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बोलने का अधिकार, यानी कि वी हैव द राइट टू स्पीक एनीथिंग वी वांट टू स्पीक बट विद इन सर्टेन लिमिट्स। वो लिमिट्स भी हमको दे रखी है लॉ के अंदर कि इन लिमिट्स के बाहर आपको नहीं बोलना है, बट हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है
टू गिव अस द फ्री स्पीच। जैसे आप कुछ भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हो या कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कहीं डायर्स पे आप खड़े हो, तो यू हैव द फ्री राइट टू स्पीक एनीथिंग। ऑफ कोर्स उसका एक लिमिटेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्सनिटी। ऐसा नहीं है कि आप अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो या फिर ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज करो, बट यू हैव ऑल द फंडामेंटल राइट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालते हो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो, ट्विटर पे पोस्ट डाल रहे हो, ये पार्ट है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अगर गवर्नमेंट कह दे कि मैं आपके लिए जो है आपको बैन कर रही हूँ, आपको इंस्टाग्राम से बैन कर रही हूँ या फिर आपको यूट्यूब से बैन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या ब्रीच कर रहे हैं? आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्रीच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, क्यों जा सकते हो? क्योंकि ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये नॉर्मल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। ये राइट हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है, यानी कि सरकारों के अगेंस्ट दिया जाता है ये राइट। फिर आपका फ्रीडम ऑफ फेथ। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स है ना। एवरीबडी कैन चूज देयर ओन फेथ। आपको कोई और फेथ चूज करना है, आप कर सकते हो। आप जिस फेथ में रह रहे हो आप उसी को फर्दर निभा सकते हो। ठीक है, यू कैन प्रोफेस योर रिलीजन। तो ये सारे के सारे राइट्स हमको कौन देता है? ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, एंड सो ऑन। तो मान लो कल को कुछ ऐसे मेजोरिटी सरकार आ जाए एंड दे ट्राई टू चेंज योर फंडामेंटल राइट। वो कहते हैं कि जी राइट टू लाइफ नहीं है आपके पास, आप वही काम करोगे जो हम बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा वो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज जुडिशरी यहाँ पे इंटरवीन करेगा एंड वो मेक श्योर करेगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, ओके। अब हम फर्दर मैंने आपको बताया है, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर ये मेंशन जरूर करना फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है। अब एक केस हुआ था, हम आर्टिकल 14 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज राइट टू इक्वालिटी। अभी हम फर्स्ट फंडामेंटल राइट पे बात करेंगे, विच इज राइट टू इक्वालिटी। एंड राइट टू इक्वालिटी में फर्दर 5 आर्टिकल्स आते हैं। उसका फर्स्ट आर्टिकल ये है जो कि आर्टिकल 14 है, वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो केस आपको बता रखा है, ये है ना इक्वालिटी के ऊपर बता रखा है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? हम सब जो भी इस कंट्री के अंदर रहते हैं, चाहे हम सिटीजन हैं चाहे हम नॉन सिटीजन हैं, यानी कि जो बाहर के भी लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, हम सब इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कि लॉ की नजर में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। देयर इज नो प्रिविलेज फॉर एनीबॉडी, यानी कि किसी को एक प्रिविलेज नहीं दी जाएगी और अनफेयर एडवांटेज नहीं दिया जाएगा किसी भी लॉ का। कानून की नजरों में सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज द राइट टू इक्वालिटी। इसी तरीके से जो भी लॉज है वो भी हमको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो लोग सब बराबर हैं, हम एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारे को लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा सभी को। जो बना रखा है सरकार ने, वो हमको, दूसरे को, तीसरे को, हमारे घर में जो लोग रह रहे हैं, किसी और स्टेट में रह रहे हैं, उन सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस इज आवर राइट टू इक्वालिटी। अब इसके अंदर एक केस हुआ था, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करा गया। यहाँ बताया गया है कि इक्वालिटी को आप कैसे समझोगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ बताया गया कि इक्वालिटी इज द डायनेमिक कॉन्सेप्ट with many aspects and dimension, and it cannot be described, cabined, or confined within the traditional limit. From a positivistic point of view, equality is antithesis to arbitrariness. ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स में मत जाओ। इसका कहने का मतलब यही है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये बताया गया कि इक्वालिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है? पार्शियल बिहेवियर या फिर एक तरफा बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हो एक मोनार्क बिहेवियर इज कॉल्ड द आर्बिट्रेरीनेस बिहेवियर। कोई भी सरकार आपके ऊपर एक आर्बिट्रेरी कानून नहीं थोप सकती जो कि एज अ सोसाइटी आपके अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट चल रही थी कोई एनआरसी और सिटीजनशिप बिल को लेकर। तो कंट्री के अंदर ये माना गया था कि वो एक आर्बिट्रेरी बिल है या आर्बिट्रेरी लॉ है। तो वो इक्वालिटी को क्या कर रहा था? ब्रीच कर रहा था।
It was against the Article 14 of the Constitution of India. So जब हम इक्वालिटी को डिफाइन करेंगे तो हमको ये जरूर लिखना है, अगर क्वेश्चन आए तो इक्वालिटी इज द एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस. एंड आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है? एक तरफा कंडक्ट. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर अगेंस्ट द स्टेट. स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या फिर गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब की सब क्या कहलाती हैं? गवर्नमेंट कहलाती हैं. मान लो अगर आपने कोई एग्जाम दिया रेलवे का, और रेलवे का एग्जाम दिया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ हुआ, आपका इंटरव्यू हुआ, बट पता चला कि मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं आपको, और कुछ ना कुछ आपके साथ जो है पार्शियल बिहेवियर हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हो और ये बोल सकते हो कि आपकी इक्वालिटी के राइट का ब्रीच हुआ है एंड आपको ग्रांट कर दिए जाने चाहिए द गुड मार्क्स विच यू डिजर्व. ठीक है, सो दिस इज राइट टू इक्वालिटी. यू कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ इन केस आपका कुछ भी इक्वालिटी राइट ब्रीच हो रहा है. फर्दर, in fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. One belong to the rule of law in a republic, while the other to the whim and caprice of an absolute monarch. ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अंग्रेजी को याद करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आर्बिट्रेरीनेस और इक्वालिटी दोनों ही क्या एक दूसरे की दुश्मन है. दे आर अगेंस्ट ईच अदर. इक्वालिटी क्या प्रमोट करती है? रूल ऑफ लॉ प्रमोट करती है. वहीं पे आर्बिट्रेरीनेस क्या प्रमोट करती है? मोनार्की प्रमोट करती है. मोनार्की का मतलब क्या होता है? कोई भी एक किंग रूल, यानी कि किसी एक पर्सन का आपको जो है आदेश मानना पड़ेगा. सो दिस इज मोनार्की. बट इक्वालिटी क्या करती है? इक्वालिटी आपके कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करती है. रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि हमारी कंट्री को गवर्न करेगा सिर्फ लॉ, ना कि कोई एक इंसान. वो पर्टिकुलर इंसान भी गवर्न होगा लॉ से. कंट्री के अंदर जितने भी लॉज हैं उसी से ही सारे सिटीजन्स या नॉन सिटीजन्स गवर्न होंगे. कोई भी एक आदमी ये उठ के नहीं बोलेगा कि हाँ जी मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही काम होगा. सो अगर ऐसा कुछ होता है दैट मीन्स इट इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की. सो इक्वालिटी इज अगेंस्ट द मोनार्की एंड आर्बिट्रेरीनेस. तो जो ईपी रोयप्पा ये जो हमारा केस था उसके अंदर यही इक्वालिटी के बारे में बताया गया है. पहला पॉइंट हो जाता है आपका इक्वालिटी इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस. दूसरा हो जाता है इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर द स्वॉन एनिमीज. इक्वालिटी प्रमोट करता है आपका रूल ऑफ लॉ को, और आपका जो आर्बिट्रेरीनेस है वो आपको प्रमोट किसको करता है? वो करता है मोनार्की को. तो ये 2-3 डिफरेंसेस हैं, आप याद कर लो या फिर लिख लो. ठीक है. फर्दर, वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी, इट इज इम्प्लिसिट in it that is it is unequal both according to political logic and constitutional law and therefore violated article 14. अब अगर कोई भी एक्ट ऐसा है जो आर्बिट्रेरी है वो ऑटोमेटिकली अनइक्वल होगा. कोई भी एक तरफा एक्शन अगर है किसी भी एक पर्टिकुलर, मान लो सोसाइटी को या फिर सेक्ट ऑफ पीपल को प्रमोट कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर लॉ, तो यानी कि वो बाकी के जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको प्रमोट नहीं कर रहा है, तो वो एक अनइक्वल लॉ है. तो हमेशा आर्बिट्रेरी लॉज क्या होंगे? वो हमेशा अनइक्वल होंगे और वॉयलेट करेंगे आर्टिकल 14 को. बट इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि कब कब राइट टू इक्वालिटी का ब्रीच किया जा सकता है, जिसमें कि गवर्नमेंट को भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. हम जा सकते हैं कोर्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्योंकि हमको अलाउ कर रखा है, सो कोर्ट भी उस केस में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा. पहला एक्सेप्शन क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, तो ये 3 एक्सेप्शन आपको दे रखे हैं. पहला क्या है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट. यानी कि आपकी कंट्री का जो भी प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और गवर्नर जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, ये दोनों सेम पोजीशन होल्ड करते हैं. प्रेसिडेंट पूरा कंट्री के लिए सेम पोजीशन होल्ड करता है और गवर्नर स्टेट के लिए होता है. यानी कि जो प्रधानमंत्री के अलावा जो टॉप मोस्ट हमारा आर्मी चीफ है, जो टॉप पोजीशंस है हमारी कंट्री के अंदर, वो प्रेसिडेंट होती हैं. कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट है तो स्टेट के अंदर क्या है? गवर्नर है. कंट्री के लेवल पे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. कंट्री के लेवल पे क्या होता है? प्रेसिडेंट. स्टेट के लेवल पे होता है चीफ मिनिस्टर. स्टेट के लेवल पर होता है गवर्नर. तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इनको थोड़ी सी प्रिविलेज दी गई है. जैसे हमने बोला था कि लॉज किसी को भी प्रिविलेज नहीं देता, बट
प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रिविलेज दी गई है कि वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट के अंदर जब तक वो प्रेसिडेंट है और जब तक वो गवर्नर है। अगर वो प्रेसिडेंट और गवर्नर हट जाते हैं उसके बाद वो आंसरेबल है कोर्ट में, यानी कि वो कोर्ट में पेश होंगे अगर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा चल रहा है तो, यानी कि कोई भी केस चल रहा है। सेकंड है यहाँ पे, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म और ऑफिस। यानी कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है और सिटिंग गवर्नर है उसके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। अगेन वंस उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फोर्जरी का या फिर कोई चीटिंग का केस आ जाता है किसी भी गवर्नर के अगेंस्ट या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो ड्यूरिंग देयर टेन्योर दे आर नॉट आंसरेबल, बट आफ्टर देयर टेन्योर इज फिनिश्ड दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट। ठीक है। Third point of exception is no civil proceeding in which relief is claimed against the president or the governor of the state shall be instituted during his term of the office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity. अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग में फर्क क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर क्या होता है, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए होते हैं, और सिविल प्रोसीडिंग के अंदर क्या होता है, सिविल मैटर होता है। सिविल मैटर यानी कि किसी ना किसी राइट, किसी का एक राइट होता है और किसी की एक ड्यूटी होती है, तो किसी का राइट ब्रीच होता है तो सिविल मैटर अराइज होता है। सो फॉर एग्जांपल, मान लो गवर्नर और प्रेसिडेंट का पर्सनली किसी एक प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है किसी एक थर्ड पर्सन के साथ, सो दिस इज अ सिविल प्रोसीडिंग। तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर ये सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चलेगी। अगर तो वो डिस्प्यूट है वो ड्यूरिंग दैट टेन्योर वो नहीं रन करेगा, बट आफ्टर द टेन्योर वो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग रन की जा सकती है। तो ऑल राइट, आई थिंक वी आर डन विद आर्टिकल 14।